नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास ऑफलाइन क्लास लगी हुई है, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस समय मैं आपको आईपीसी के बारे में बता रहा हूं। तो आईपीसी की क्लास हमारी ये 26वीं क्लास है और आज हमारा आईपीसी का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, अर्थात लोक शांति के विरुद्ध अपराध, माने ऐसे अपराध जो लोक शांति को भंग करते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे हमारा उद्देश्य मेन इसमें ये है कि केवल मैं उतनी ही बातें बताऊँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं, उससे ज़्यादा बातें मैं इसमें बिल्कुल बताना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा भार बढ़ जाता है और हमको जो है वो एग्ज़ाम निकालने में कठिनाई महसूस होती है। तो केवल उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम लायक हो, बाद में फिर हम और ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध का उल्लेख जो है वो हमारी आईपीसी में कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि हमारा अध्याय 8 और धारा आपकी 141 से 160 तक में जो है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखते हैं, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो इसमें मुख्यतः जो है वो 3 अपराध आपके आते हैं। 3 अपराध क्या आते हैं आपका? पहला आपका विधि विरुद्ध जमाव, धारा 141। तो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में हमको पूरी जानकारी प्राप्त करना है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव कैसे जमाव हो जाता है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। फिर दूसरा आपका आता है दंगा। तो दंगा जो है विधि विरुद्ध जमाव का ही एक जो है वो बड़ा रूप है, अगला रूप है, अगला चरण है। तो जैसे विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी मेंबर द्वारा जब बल या आपराधिक हिंसा का प्रयोग जो है वो जमाव के समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है आपका? बलवा बन जाता है। और दंगा तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पे, प्राइवेट स्थान पर ना होकर के किसी लोक स्थान पे जहाँ पे पब्लिक आमतौर पर आती जाती रहती है, वहाँ पर जो है वो आपस में लड़ाई करके और लोक शांति को जो है वो भंग करते हैं, तो ये कहलाता है आपका दंगा। तो चलिए, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो आज मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, एक तो विधि विरुद्ध जमाव, दूसरा आपका बलवा। और कल तो नहीं होगी क्लास, क्योंकि अब रक्षाबंधन आ गई है और बच्चे, हम तो कल क्लास लगाना चाह रहे थे लेकिन बच्चे बोले कि सर कल क्लास ठीक नहीं रहेगी। तो अब हमारी जो है कल से इस बैच की जो है वो आपके 15 अगस्त तक छुट्टी रहेगी। 16 अगस्त को हमारा सेकंड पार्ट इसका आएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो पे। पहला अपराध हमने लेते हैं विधि विरुद्ध जमाव। तो जमाव माने कोई जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पे इकट्ठे हो जाएं तो इसको हम जमाव बोलते हैं। और जब इस जमाव का उद्देश्य जो है वो गैर कानूनी हो, तो ये कहलाता है आपका विधि विरुद्ध जमाव। अब हम देखते हैं कि 141 के अर्थों में विधि विरुद्ध जमाव कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में हमारी धारा कौन सी है? 141 है, जो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में प्रावधान करती है। तो इसमें लिखा है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, है ना, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है यदि उनका जो है वो कॉमन इंटेंशन, समान उद्देश्य जो है वो निम्न 5 प्रकार का हो। 5 उद्देश्य उनको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और उनका एक कॉमन इंटेंशन, समान उद्देश्य जो है वो ये 5 तरह के कारवाकार हैं, ये करना है, तो हम कहेंगे कि धारा 141 के अर्थों में वो क्या है? विधि विरुद्ध जमाव है। तो ये मैं मुख्य परीक्षा में भी आपको लिखने के लिए आ जाता है, विधि विरुद्ध जमाव पर आपको टिप्पणी लिखनी पड़ती है। तो मैं इतना बताऊंगा कि यार यही आप मुख्य परीक्षा के लिए लिख देंगे तो आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। तो पहली बात तो हम क्या याद रखना हमको कि विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? तो कम से कम 5 व्यक्ति, और अधिक व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे कोई दर्शाई नहीं गई है।
अधिक व्यक्ति जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 50 लाख, 10 लाख, कुछ भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। तो विधि विरुद्ध जमाव में जो है वो कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, ये बहुत क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में आया है। तो कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 5 व्यक्ति आवश्यक हैं। और इनके बीच में जो है वो समान उद्देश्य हो, माने इनको कौन सा गैर कानूनी काम करना है, ये इनके बीच में जो है वो राय मशवरा पहले से हो जाता है, या सबके मस्तिष्क में ये जानकारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमको जो है वो क्या करना है, ये विधि विरुद्ध जमाव को जो है क्या करना है। अब वो कौन से उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों के बारे में हम बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जिनको करके विधि विरुद्ध जमाव को जो है वो गठित होता है। तो पहला काम आपका क्या है, तो उसको बड़े सिंपल ढंग से आप याद रख सकते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मंडल या लोक सेवक जो विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, जो विधिपूर्ण कार्य जो है वो कर रहा है, उसको जो है वो क्या करना, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उसको क्या करना, आतंकित करना। तो पहला क्या है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल या विधिपूर्ण कार्य करते हुए लोक सेवक को आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन द्वारा क्या करना, आतंकित करना। तो ये करता है। या दूसरा आपका है कि विधि या वैध आदेश का के निष्पादन, माने उसको लागू होने से रोकने के लिए क्या करना, प्रतिरोध करना, माने किसी विधि का विरोध करना, या कोई वैध आदेश का है जिसका पालन किया जा रहा है, निष्पादन हो रहा है, और उसका जो है वो निष्पादन जो है वो रोकना। फिर तीसरा देखते हैं हम। तो तीसरा आपका है, ये 3 अपराध दिए गए इसमें। पहला अपराध है आपका रिष्टि, दूसरा कहा गया आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बनता है कि रिष्टि, आपराधिक अत्याचार या अन्य कोई अपराध करना, माने विधि विरुद्ध जमाव जो है अपने समान उद्देश्य से या तो रिष्टि करता है, माने किसी व्यक्ति की संपत्ति को जो है वो नष्ट कर रहा है, या आपराधिक अत्याचार कर रहा है, या अन्य अपराध। तो यहाँ पे अन्य अपराध का क्या मतलब है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है और ये कठिन क्वेश्चन कहलाता है। तो अन्य अपराध का मतलब जो है वो हमारी आईपीसी की धारा 40 में जो है वो स्पष्ट किया गया है। तो अन्य अपराध का अर्थ है विशेष, है ना, कुछ विधियाँ विशेष विधि होती हैं, या कुछ विधि जो है वो स्थानीय या लोकल विधि होती हैं। तो उनके अधीन दंडनीय वे सभी अपराध जो क्या हैं 6 मास या 6 मास से अधिक के दंड से दंडनीय हैं, और जो है वो जुर्माना भी हो सकता है उसमें, या जुर्माने के बिना भी हो सकते हैं। तो अन्य अपराध का क्या मतलब है, धारा 40 आईपीसी के अनुसार ऐसे अपराध जो किसी विशेष विधि या लोकल या स्थानीय विधि के अधीन अपराध है, और उनका कारावास कितना है 6 मास या 6 मास से अधिक कारावास है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है या जुर्माना ना भी हो। तो ये आपका अन्य अपराध का मतलब है। चलिए चौथा देखते हैं कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना, है ना, किसी संपत्ति से उसकी कोई संपत्ति है, हम आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करके या उसका प्रदर्शन करके आप जो है वो क्या करते हैं, उसकी संपत्ति जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, मतलब दूसरे की संपत्ति अपने कब्जे में ले लेना या प्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को, है ना, कोई व्यक्ति है उसको जो है वो मार्ग का अधिकार है, माने रास्ते का अधिकार है, तो रास्ते के अधिकार से उसको रोकना, या जो जल के उपभोग का अधिकार है, माने कोई पानी के अधिकार का उपयोग कर रहा है, पानी का उपयोग करने का उसको अधिकार है, उसको रोकना, या किसी अन्य अमूर्त अधिकार से उसको जो है वो वंचित करना। मूर्त और अमूर्त 2 तरह के अधिकार हो सकते हैं। मूर्त अधिकार जो आपको दिखते हैं, अमूर्त अधिकार जो है आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। तो अन्य अमूर्त अधिकार से वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को जो है वो लागू कराना। तो ये तीसरा है आपका समान उद्देश्य में। चौथा आपका जो है वो ये है आपका आपराधिक बल या इसके प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने, अर्थात लोप करने के लिए जो है वो विवश करना।
जबकि वह व्यक्ति जो है वो विधितः माने कानूनतः ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। माने किसी व्यक्ति को जो है वो कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, जबकि वो कानून रूप से उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, या कोई कार्य ना करने के लिए बाध्य करना, जबकि उसका दायित्व क्या है, उसका कानूनी दायित्व क्या है, वो कार्य करे। तो इस तरह की गतिविधि अगर की जाती है तो ये आपका चौथे में बताया गया है। और 3, 4 ये 5 ये 5 में बताया गया है। तो इस तरह से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका समान उद्देश्य ये 5 हो, उसे हम क्या कहेंगे, विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, इसको भी हम देख लें। तो यह आवश्यक नहीं कि हर एक जमाव जो है वो विधि विरुद्ध हो। भाई जमाव है, इकट्ठे होना कोई बुरी बात नहीं है, कानून इकट्ठे होने की इजाज़त देता है। बहुत सारे धार्मिक ऐसे काम होते हैं, हम भजन गाना, कीर्तन करना या मंदिर जाना, तो सामूहिक रूप से हम मंदिर जा सकते हैं, तो ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जमाव अगर इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं है, लेकिन आगे चल करके यदि उसका जो है वो गतिविधियाँ गैर कानूनी हो जाती हैं तो वो जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि हर जमाव जो है वो शुरू से विधि विरुद्ध हो, है ना। जमाव कानूनी है लेकिन आगे चल करके वो विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। तो ये देख लीजिए, हम अब तत्वों की बात कर लें तो इसमें तत्व 2 तथ्य हैं आपके। पहला तो है आपका 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, और दूसरा है आपका समान उद्देश्य, माने 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों और उन व्यक्तियों का जो है वो अपना एक समान उद्देश्य हो। वो समान उद्देश्य किस तरह का हो, हमने 5 बताया आपको, 5 तरीके, 5 उद्देश्य बताए हैं कि ये काम करें वो, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अगला चलते हैं। तो ये धारा आपकी धारा पूछी गई एग्जाम में कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य किसे कहा जाता है। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य किसे कहा जाता है, तो स्वाभाविक परिभाषा है ये कि ऐसा व्यक्ति जिसको जमाव के उद्देश्य मालूम है ना, ये जमाव जो है वो विधि विरुद्ध है, ये जानते उसमें सम्मिलित होता है, या पहले उसको जानकारी नहीं है कि ये विधि विरुद्ध जमाव है, लेकिन जब जमाव में वो सम्मिलित होता है उसके बाद में उसको जानकारी मिलती है कि नहीं भाई ये तो विधि विरुद्ध जमाव जो है वो गड़बड़ है ना, ये जमाव जो है ठीक नहीं है, इसके उद्देश्य जो है वो इंटेंशन ठीक नहीं है। तो उसे क्या बनता काम, भाई उससे जमाव से अलग हो जाए। तो ये जानते हुए या आशा रखते हुए वो जमाव में बना रहता है या जमाव में जो है वो सम्मिलित होता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहलाता है। ये कहाँ बताया गया है, धारा 142 में बताया गया है। तो उसको क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 142 में दी गई है। फिर हम चलते हैं धारा 143। तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने का दंड, माने यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो ये दंड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और धारा 143 में बताया गया है। तो दंड किस तरह का, आपका 6 मास का कारावास। और जैसा हमने बताया कि ये दोनों प्रकार का हो सकता है, सादा या कठोर, और या जुर्माना हो सकता है केवल, कारावास में देखिए न्यायालय क्या कर सकता है, जुर्माना दे दे, या न्यायालय जो है वो कारावास और जुर्माना दोनों दे सकता है। तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो है दूसरा अपराध बनता है आपका, दूसरा अपराध कौन बताया हमने, बलवा बताया। तो हम बात करते हैं बलवा की। तो एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है। धारा बलवा को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी धारा में, आईपीसी धारा 146 में जो है बलवा को परिभाषित किया गया है। अब कोई विधि विरुद्ध जमाव ही जो है वो बलवा बन सकता है, विधि विरुद्ध जमाव ही बलवा बन सकता है, वही बात इसमें कही गई है। तो विधि विरुद्ध जमाव में जब बल है ना, जब बल या हिंसा का प्रयोग हो जाता है तो यह जो है वो क्या कहलाता है, बलवा कहलाता है। माने कि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा जब बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ये आपका जो है वो क्या बन जाता है, बलवा बन जाता है ना। तो बलवा एक थोड़ा सा गंभीर अपराध है। और किस धारा में, आपका 146 में। तो धारा को आपको दिमाग में रखना है। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इतनी सारी धाराएं हैं, जैसे हमारी आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं हैं। पूछते हैं सर 511 धारा याद करनी पड़ेगी, तो नहीं, 511 धारा तो हमको लगता किसी को भी याद नहीं होगी। तो हमें केवल वो धाराएं याद करना है जो मेन है,
और मैं अपनी इस क्लास में बताता भी रहता हूँ कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी धारा 141 इम्पोर्टेंट है, आपकी विधि विरुद्ध जमाव बताती है ये, है ना। 142 भी इम्पोर्टेंट है आपकी, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य को ये परिभाषित करती है। धारा 143 जो है वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने को जो है वो दंडित करती है। तो ये धारा इंपॉर्टेंट नहीं भी कह सकते अपन, लेकिन दंड हमको मालूम होना चाहिए। क्या दंड है? 6 माह का कारावास, दोनों तरह का हो सकता है, या जुर्माना केवल हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और 146 तो इम्पोर्टेंट है ही है। बलवा, तो जब विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा समान उद्देश्य को अक्सर करने में बल या हिंसा का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या कौन सा अपराध बन जाता है? बलवा बन जाता है। और आगे हम देखते हैं कि धारा 147 जो बलवा के लिए दंड का प्रावधान करती है। माने जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा समान उद्देश्य से कोई अपराध बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो बलवा हो जाता है। और विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य जो है वो उसके लिए जो है वो दोषी होता है। माने वो किस अपराध में दोषी होता है? बलवा के लिए वो दोषी होता है। तो बलवा का दंड क्या है? तो बलवा का दंड आपका जो है वो थोड़ा सा गंभीर मामला है। तो यहाँ पे 6 माह होकर के कितना है? 2 वर्ष तक का कारावास। और कारावास आपका दोनों तरह का हो सकता है ना, सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। और या तो जो केवल जुर्माना हो सकता है, न्यायालय के विवेक पर है, या न्यायालय जो है वो कारावास भी दे और साथ में जुर्माना भी दे। तो मेरी क्लास यही ख़त्म हो रही है। और अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, इसका भाग 1 है। और भाग 2 आपका जो है वो क्योंकि अब क्लास जो है वो सीधे सोमवार को माने 16 अगस्त को लगेगी। तो 16 अगस्त को आपको जो है रात तक जो है हमारा इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि उसमें हम मुख्य रूप से आपको धारा 149 जो आपके समान उद्देश्य से संबंधित है, जैसे धारा 34 समान आशय से संबंधित है, धारा 149 समान उद्देश्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हम समान उद्देश्य क्या है इसको हम समझेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कि समान आशय और समान उद्देश्य में क्या अंतर है। समान आशय और समान उद्देश्य में क्या अंतर है ये हम बताएंगे। और एक छोटा सा अपराध और बचा है आपका, कौन सा बचा है? दंगा। तो छोटा अपराध है, लोक स्थान पे होता है, लोक स्थान में शांति को ये बाधा पहुंचाता है। तो 159 में है आपका और 160 में इसके लिए दंड है। तो हम इसको ही बताएंगे। तो अगली क्लास भी हमारी जो है वो इसी का एक पार्ट होगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। और रक्षाबंधन कब है? 11 को है ना, 11 को रक्षाबंधन है, माने कल के बाद परसों रक्षाबंधन है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक बड़ा अनोखा त्यौहार है, प्रेम का प्रतीक है। तो इसको आप जो है वो एंजॉय करें और उसके बाद फिर अपनी दुगनी ऊर्जा से जो है वो अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए जो है वो जुट जाएं। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।